वो अगली फ्लाइट से घर पहुंचा था। रात ज्यादा हो गई थी। वो उस हरकत से झुंझलाया। उसने सोच लिया था कि मुर्तज़ा से बात कर लेगा कि उसे 1 महीने का वक्त दे दे। वो 1 माह बाद घर आ जाएगा। वो थका हुआ था। घर में दाखिल हुआ तो पूरे घर में खामोशी का राज था। होना भी चाहिए था कि रात के 2 बज रहे थे। वो चलता हुआ ऊपर जाने लगा कि अचानक प्रीशे के कमरे का दरवाज़ा खुला। वो रुक गया। अगर प्रीशे जाग रही थी तो वो उससे कुछ खाने को कह देता। वो उसके बाहर आने का इंतजार करने लगा। प्रीशे की बजाय जिमल को देखकर उसकी निगाह वहीं ठहर गई। जिमल बाहर निकली तो सीधी उस पर नजर गई। सालार ने एक लंबा गहरा सांस भरा। चेहरे पर सख्ती छा गई। उसने मजबूत कदम जिमल की जानिब उठाए, जबकि जिमल घबरा कर दोबारा इससे पहले के कमरे में जाती सालार ने उसकी कलाई जकड़ ली। कलाई पर गिरफ्त ऐसी थी जैसे उसने अपनी टाई को पकड़ रखा था। उसका हाथ पकड़कर वो उसे अपने पोर्शन में ले जाने लगा। मुझे आपके साथ नहीं जाना। जिमल अपना हाथ छुड़ाने लगी। अफशीन पर बेसाख्ता उसकी निगाह गई, जो आज भी उस पर हाथ साफ करने आई थी। सालार के साथ जिमल को देखकर तन बदन में आग भड़क उठी उसके। सालार ने जवाब नहीं दिया जिमल को। अफशीन ने खा जाने वाली नज़रों से उन दोनों को देखा। सालार उसे सीढ़ियों पर घसीटता हुआ ऊपर ले आया। ऊपर आने के बाद दरवाज़ा धाड़ से बंद किया और उससे अपने रूम में ले आया। जिमल को खामोशी से बेड पर धकेल दिया। आपको शर्म नहीं आती? जिमल बोलने लगी। चुप रहो, सालार ने गुर्रा कर कहा। समझती क्या हो खुद को? कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हो? बस इतना याद रखो कि सालार की बीवी हो, और बीवी के क्या हकूक होते हैं डार्लिंग। वो उसका गाल थपथपाकर कोट उतारने लगा। आह नहीं! जिमल ने चीख मारते अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। तुम्हारा ही हूँ, देख सकती हो। वो कोट उसके मुंह पर मारकर आईने के सामने आया तो निगाह सफ़ेद शर्ट पर लगे लिपस्टिक के निशान पर गई। ओह शिट! माहम पर अब गुस्सा आया था सख्त उसे। उसने रैंप पर ही ये हरकत की थी। चिपक तो इतना रही थी उससे। सालार ने आईने में जिमल को देखा, जिसकी निगाह भी उस पर उठी थी, और जिमल ने दोबारा निगाह झुका ली। वो बेड पर से उठी और दरवाज़ा खोलने लगी। सालार बेसाख्ता उसके पास पहुंचा। ये निशान रैंप के दौरान को पार्टनर का लगा है। वो झुंझला कर सफाई देने लगा। मैंने आपसे कब पूछा है? जिमल संजीदगी से उसको देखने लगी। मगर मैं तो बता रहा हूँ ना। सालार ने दरवाजे पर हाथ रख लिया। आप मुझे जाने दें। जिमल ने दरवाजे की तरफ देखा तो सालार ने उसकी झुकी पलकों को गौर से देखा। उसका पिए इंतजार कर रहा था। सुबह सब नाश्ता करने में मसरूफ थे, जबकि पिए एक तरफ खड़ा था। मदीहा ने उसे कई बार कहा कि वो भी कुछ खाए, मगर उसने साफ इनकार किया। एक बार करने के बाद दोबारा जवाब नहीं दिया। उस ढीठ को उठा दे। मदीहा, वो बच्चा कब से इंतजार कर रहा है। मुर्तज़ा आखिर कुलस कर बोले। वो मुझसे नहीं उठेगा। मदीहा ने जैसे हार कर कहा। तभी मुर्तज़ा ने खुद चेयर छोड़ी। जैन ने फौरन मोबाइल निकाला। भैया मौत आ रही है, उठ जाओ। उसने लगातार कई मैसेज किए, मगर कोई असर नहीं हुआ। ये आदमी वाकई मरेगा। कबीर ने अफसोस से अखबार बंद किया। ममा आरिज और आयत कल तक आ जाएंगे। रात मेरी बात हुई थी, उन्होंने वापसी के टिकट बुक करा लिए हैं। कबीर ने इत्तला दी तो मदीहा एकदम खुश हुई। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि एकदम मुस्कुराहट रुकी, क्योंकि ऊपर से सालार की चीखों की आवाज़ें आ रही थी। जिमल तो हवन्ना की थी। वो आंखें पटपटाती आवाज़ों के ताकुब में देख रही थी, जबकि नाश्ता भी छोड़ दिया था उसने। प्रीशे और नैन दोनों हंसने लगी। भाभी फिक्र ना करें, आपके शोहर ढीठों के आईजी कहलाते हैं, बिल्कुल सही सलामत होंगे। अलबत्ता बाबा हाँफ जाएंगे, वो इतना भागेगा बाबा से। प्रीशे ने बताया तो जिमल ने बस सर हिलाया, मगर अब भी उसके चीखने पर वो वैसे ही बैठी थी। तभी उसके सामने अफशीन चेयर खींचकर बैठ गई। सालार ने इतना शोर मचाया, मैं उठ गई तो सोचा आज सबके साथ ही नाश्ता कर लूं। जिमल को देखती वो बोली तो जिमल का सर झुकता चला गया। इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि जरा उठा कर ही नजरें देख ले उन्हें। जिमल, उठकर मुझे नाश्ता दो, अफशीन ने हुक्म दिया, जबकि जिमल, जो उसके सामने से उठकर भागना चाहती थी, जल्दी से उठी और किचन में जाने लगी। चाची मैं दे देती हूँ, जिमल तो अभी आई है नाश्ता करने। नैन ने कहा। तुम क्यों दोगी? ये कहाँ की महारानी है जो हमारे साथ बैठकर खाना खाएगी? चल उठ जा, मेरे लिए नाश्ता बना। अफशीन बोली तो जिमल उठ गई, जबकि वहाँ मौजूद हर इंसान को उनकी यह हरकत बहुत बुरी लगी। तमीज़ से भी तो कह सकती थी। चची, सालार को आपके इस रवैये का इल्म हुआ तो घर में नए सिरे से तूफान खड़ा होगा, तो प्लीज़ आप अपना रवैया दुरुस्त रखें। और वो इंसान है, आपकी मुलाजमा नहीं। कबीर ने कड़क लहजे में कहा। वो सिर्फ मेरे बेटे की कातला है, जिसने सालार को फंसा लिया है। तुम लोग जानते ही क्या हो इसकी हकीकत?
वो चिल्लाईं तो जिमल के हाथ पांव कांपने लगे। सिकंदर ने अफशीन का हाथ थामा। बहुत हो गई, उठो यहाँ से। जब तुमसे बर्दाश्त नहीं होता तो सबके बीच मत आकर बैठा करो, और अपनी बेटी को भी इस घर में रखो ताकि वो तुम्हारा यह अजीबोगरीब रवैया देखकर कुछ सीखे कि उसकी माँ क्या है। सिकंदर बेहद गुस्से से बोले थे, आप मुझे ये बातें कह रहे हैं? बेटा मारा है इसने मेरा, मैं तो कभी अपने बेटे की मौत ना भूलूं। अफीन ने मुठियां भींची और वहां से उठकर चली गई, जबकि जिमल किचन में थी। उसके हाथ पर गरम गरम कॉफ़ी गिर गई थी, जिसको उसने बिना आवाज़ के पिया और दोबारा कॉफ़ी बनाने लगी। बाकी सब ने दूर से ही एक दूसरे को देखा। अभी कोई कुछ कहता कि सालार भागता हुआ नीचे उतरा। ब्लैक कोट पैंट में, टाई हाथ में लिए, बाल डैशिंग स्टाइल में सेट किए, वो गॉगल्स लगाकर वाकई एक हीरो लगता था, जिस पर नज़र रखे तो दोबारा ना हटे। वो नीचे आया तो लबों की तराश में दिल फरेब मुस्कान थी। आज आपके शोहर का बीपी लो हो गया है, कुछ खिला पिला दें, वो माँ के करीब आकर बोला, जबकि मदीहा ने सर थाम लिया। सालार सुधर जाएं, कल को आपके बच्चे हो जाएंगे तो इसी तरह तंग करेंगे फिर हम सबको। नहीं, एक्चुअली हम सब मिलकर करेंगे, और सब सुन लें, मेरी पूरी टीम होगी। मैं आरिज और कबीर से ज़्यादा बच्चे करूँगा। वो सबको ऐसे बता रहा था जैसे उसे शक हो कि उसके फैसले पर कोई एतराज़ करेगा, या फिर जिमल को सुनाना चाहता हो, मगर टेबल पर जिमल तो थी नहीं। अस्तगफार, कबीर ने तौबा की, जबकि सब अपनी हंसी दबा गए। इस लड़के की तरबियत आपको 4-5 बार और करनी चाहिए। मुर्तज़ा भी नीचे आ गए, उनके ज़रा ज़रा सी सांस फूल रही थी। सालार अपनी हंसी रोक रहा था। घमंडर आदमी, निकलो यहाँ से, दफ़ा हो जाओ अब। मुर्तज़ा गुस्से से बोले, हुजूर जो हुक्म। अपनी जोजा को देख लूं? वो दांत निकालने लगा, जबकि मुर्तज़ा ने जब्त से कबीर को देखा। सालार, कबीर ने टोका। अच्छा भाई, बाबा को तंग कर रहा हूँ, मैं अपनी बीवी से मिलने के लिए उनसे क्यों पूछूंगा? मुझे पता है वो किचन में है। वो फिर से जिद करने लगा। सब उसकी ढिठाई पर सर दाह भर कर रह गए। मुर्तज़ा भी कुछ नहीं बोले, क्योंकि उसने उन्हें हलकान कर दिया था, और अब वाकई उनकी हिम्मत खत्म हो गई थी। सालार ने किचन के दरवाजे में से जिमल को देखा, जिसने शायद कुछ सुना ही नहीं था। जिमल जब पलटी नहीं तो सालार खुद ही उस तक पहुंचा। उसके शाने पर हाथ रखा ही था कि वो चीख मार कर मुड़ी, जबकि बर्तन भी मिसबैलेंस हुआ। सालार ने एकदम उसको दूर किया और बर्तन को अपने हाथ से दूर किया ताकि उसके पाँव पर चाय ना गिरे, जिसका नतीजा ये हुआ कि उसके हाथ पर गरम गरम चाय उलट गई। वो मामूली सा कराया और हाथ झटकने लगा। चेहरे पर तकलीफ के आसार आ गए। जिमल ने मुंह पर हाथ रख लिया, जबकि मदीहा और नैन भी उस तक आन पहुंचे। ये क्या करती हैं आप बच्चों की तरह शरारतें? मदीहा परेशान हो गई। मम्मा मैं ठीक हूँ। जिमल को एक निगाह देखकर वो बोला, आपका पूरा हाथ जल गया है सालार। नैन ने जल्दी से ट्यूब निकाली। यार भाभी, अब मैं इसे हाथ पर लगाकर अच्छा नहीं लगूंगा, आप रहने दें, मैं चलता हूँ। तुमने नाश्ता भी नहीं किया, मदीहा बोली। इट्स ओके, वो संजीदगी से कहता बाहर निकल गया, जबकि मदीहा भी साथ ही निकली, मगर वो रुके बिना निकला था। उसका पिए भी पीछे भागा। उसका हाथ बुरी तरह सुर्ख हो गया था। मेरी वजह से उनका हाथ जल गया, जिमल नैन को देखते हुए बोली, जबकि उसकी आंखों में बड़े बड़े आंसू थे। तो मरहम भी तुम ही रख देना, जहाँ तक मैं जानती हूँ वो काफ़ी इम्प्रेस होंगे अगर तुम मरहम रखोगी तो। नैन हंसी, जबकि जिमल को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अच्छा रिलैक्स हो जाओ और नाश्ता करो बाहर जाकर। नैन ने उसका शाना थपथपाया और उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आई, जबकि मुलाजमा की बेटी से अफशीन की चाय उसके कमरे में भिजवा दी थी। आरिज और आयत एयरपोर्ट पर पहुंचे। उन्होंने घर पर किसी को भी नहीं बताया था अपने आने का। वो पहुंचे तो आरिस के हाथ में आयत का हाथ था। आयत 20 दिन पहले जब इसी जगह खड़ी थी तो उसकी जान पर बनी हुई थी, और आज उसके हाथ में हाथ डाले उस एयरपोर्ट से उतरी थी। उसने गुज़िश्ता 20 दिन अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे, जिसमें जैसे सारे शिकवे धुल गए थे। उसे आरिस से कोई शिकायत नहीं थी। अब खुशी उसके अंग अंग से फूट रही थी। वो ज़रूरत से ज़्यादा ही मोटी हो गई थी। शायद उसके प्यार ने भी उसको सेहतमंद कर दिया था, और उस पर यह अजीब निखार खूब जच रहा था कि आरिस का उस पर से नज़रें हटाना मुश्किल हो गया था। वो बाहर निकला और गाड़ी कराई। आयत ने तो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, यहाँ तक कि अपना हैंड बैग भी जब उसने आरिस की तरफ बढ़ाया तो आरिस ने गॉगल्स उतार कर उसकी तरफ देखा। आयत के चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट थी। ये तुम्हारे हाथ में भी कोई दिक्कत नहीं देगा? आरिस ने घूर कर उसे देखा। मगर मैं इसको पकड़ना नहीं चाहती, ये आप पकड़ें, आयत ने नाज से कहा और उसके हाथ में पकड़ा दिया। जान, ये लेडीज़ बैग हाथ में पकड़े मैं जोरू का गुलाम लगूंगा, कोई तो लिहाज करो। आरिज ने सामान गाड़ी में रखा और बैग भी, जो कि आयत उसको थमा चुकी थी। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जान जाए आरिज सिर्फ आयत के हैं। आरिज ने नज़रें
वो मुस्कुरा कर बोली तो आरिज ने नजरें घुमाई। तो इसके लिए मैं तुम्हारा बैग उठाकर घूमूं? तुम जानती नहीं हो सालार भैया को, वो मुझे ताने दे देकर मार देंगे। रहम खाओ अपने शोहर पर। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी घर की जानिब चल दी। बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ, मैं तो बहुत खुश होंगी जब आपको कोई सुधार दे। आयत ने उसके बाजू में बाजू डालकर कहा, ये बिल्ली जो शेर से चिपक भी रही है और पंगे भी ले रही है, इसे पता होना चाहिए कि वो उकसा रही है शेर को, और एक बार अंदर का रोमांस जाग गया ना तो फिर मिसनी शक्ल बनाओगी। आरिज, आपको तरस नहीं आता मुझ पर? आरिज ने उसकी नकल उतारी। आयत ने उसको आंखें फाड़ कर देखा। आरिज, अब आप मेरी नकल उतार रहे हैं? वो हैरान थी। आरिज ने हंसी रोकी और रुख मोड़ लिया। आयत ने उसका रुख अपनी तरफ किया। आप कितने बुरे हैं, कितनी आराम से मेरी नकल उतार रहे हैं, आयत ने अफसोस से कहा। आरिज ने अपना कहकहा हलक में उतारा। उस वक्त वो उसकी मिजाहिया शक्ल देखकर हंसता तो वो जानबूझकर उसको तंग करने के लिए कोई ना कोई हरकत करती, और आरिज बिल्कुल अब अफोर्ड नहीं कर सकता था उससे दूरी। देखो आयत, मैं तुम्हारी नकल नहीं उतार रहा था जान, बस ये कह रहा हूँ कि इस बैग को तो अपने हाथ में ले सकती हो ना। आरिज ने हर मुमकिन कोशिश की थी खुद को संजीदा दिखाने के लिए। आयत ने गुस्से से बैग उसे थमा दिया। मैं बिल्कुल नहीं पकड़ूंगी, जितना आपने मुझे तंग किया है मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो खफगी से बोली। खैर, इतना भी नहीं किया मैंने तुम्हें तंग, आरिज मुंह में बुड़बुड़ाया। अब आप मुझसे लड़ाई वाली बातें कर रहे हैं। आयत खालिस्तान बीवियों की तरह चिढ़ रही थी। चंदा, मैं तुम्हारा बैग उठाऊंगा ना, बल्कि गले में घंटी की तरह सजा लूंगा, बल्कि एक बाजा भी ले लेता हूँ और माथे पर टैग लगा लेता हूँ। मैं सिर्फ आयत का हूँ, खबरदार जो किसी ने मेरी तरफ अब देखा भी। अब ठीक है। आरिज ने हार मानकर उसका बैग अपने पास रख लिया। क्या वाकई आप ऐसा करेंगे? वो जोश से बोली तो आरिज ने सर पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया। अब आप चुप क्यों हैं? वो चुप हो गया तो आयत ने उसका शाना हिलाया। आयत, तुम इतना क्यों बोलती हो? आरिज शायद इन 20 दिनों में उसे कई बार ये बात कह चुका था। आपको मेरे बोलने से भी मसला है? आयत फिर से सीधी हुई। आरिज ने गहरा सांस भरा। नहीं, बोलती रहो, मुझे क्या मसला होगा? उसने जान छुड़वाई। अच्छा, मैं बोलती रहूं, आप सुनेंगे नहीं? पागल हूं मैं कोई? आयत, आरिज ने गुस्से से उसको देखा। मैं तो बस, वो मिनमिनाई। बिल्कुल चुप, वो गुर्राया था वो। आयत ने उसके शाने पर मुंह बिसोर कर रख लिया। अजीब बेवकूफ़ लड़की है। आरिज ने बाहर की जानिब देखना शुरू किया। आयत बार बार पलकें उठाकर उसको देख रही थी, मगर वो तो उसे देख ही नहीं रहा था, जबकि वो चाहती थी कि वो हर वक्त बस उसको देखे। बरसों की मोहब्बत को जब हकीकी रंग मिला तो वो उसकी नज़र की तब्दीली भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। उसने चौथी बार उसको देखा तो आरिज ने घूर कर उसे देखा तो आयत ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। आरिज मुस्कुरा दिया। अब ऐसे करोगी तो मैं ड्राइवर का लिहाज भी नहीं करूँगा, वो उसके कान में बोला। आयत एकदम उससे दूर हुई। वो तो जैसे ड्राइवर को भूली बैठी थी। शर्मिंदगी से उसका चेहरा अनार की तरह सुर्ख हुआ और वो दूसरे दरवाजे से चिपक गई, जबकि गाड़ी में आरिज का कहकहा बुलंद हुआ। नैन का फ़ोन बहुत देर से बज रहा था। उसे लगा कबीर की कॉल है। वो दौड़ती हुई अंदर आई। आज भी वो और जिमल ही कुकिंग कर रहे थे। जिमल उससे ज़्यादा अच्छी कुकिंग करती थी, सब कुछ बना लेती थी। सूफिया ने प्रीशे पर भी गुस्सा किया कि वो अब तक कुछ नहीं जानती, जबकि जिमल को तो सब कुछ आता है। तो आज किचन में प्रीशे भी थी और उसने हर चीज़ को गिरा गिरा कर काम बढ़ा रखा था। वो अंदर रूम में आई। उफ, बहुत गुस्सा करेंगे। नैन ने सर पर हाथ मारा, मगर कबीर का नंबर नहीं था। उसने चौंक कर दोबारा कॉल अटेंड की। हाय लेडी नैन। अहमद की खुशबाश आवाज़ स्पीकर पर उभरी। नैन को जैसे यकीन नहीं आया। उसने दोबारा कान पर से मोबाइल हटाकर नंबर देखा। तुम्हारे पास मेरा नंबर कैसे आया? नैन हैरान थी। क्या ये मुश्किल था? अहमद हंसा। खैर, मेरे पास तुम्हारी एक चीज़ है, काफ़ी कीमती भी लगती है। अहमद ने ब्रेसलेट को गौर से देखा। नैन की हैरानगी में मज़ीद इजाफा हुआ कि उसके पास ऐसा क्या था। अब तुम सोच रही होगी कि मेरे पास तुम्हारा क्या है, तो अपनी कलाइयों को चेक करो, हो सकता है किसी के प्यार की निशानी हो। वो फिर से हंसा और नैन के दिमाग पर जैसे ब्लास्ट हुआ। मेरा ब्रेसलेट तुम्हारे पास कैसे आया? वो चिल्लाई और फिर मुंह पर हाथ रख गई कि जाती तो क्या होता। आहिस्ता आहिस्ता नैन, कोई सुन लेगा। अहमद ने चालाकी से कहा। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? नैन ने बेबसी से पूछा। अब तो उसके दिल में कबीर के लिए कुछ कुछ जज्बात पैदा होने शुरू हुए थे और वो उसकी बेपनाह मोहब्बत को नफरत में बदलते कैसे बर्दाश्त करती। तभी लाचारी से बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी तलाक। वो हंसते हुए बोला तो नैन साकित रह गई। तुम मैं नैन हकलाई। हाँ हाँ, मैं। अब तुम मेरे पास आ रही हो, वो मुझसे मिलने, और याद रखना मुझे हर हालत में तुम कल अपने पास चाहिए हो।
کہتے ساتھ ہی اس نے جھٹکے سے فون بند کیا، جبکہ نین فون جو ہاتھ میں تھامے کھڑی تھی بیٹھ گئی بیڈ پر۔ یا اللہ! بھیگی نظروں سے اس نے اوپر کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ لوگ گھر پہنچے تو شام ہو چکی تھی۔ ایک دم ان کو ایسے اچانک دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے، جبکہ بہت گرم جوشی سے سب ملے تھے ان سے۔ دونوں کو سینے لگا کر سب نے پیار کیا، جبکہ آیت تو شرما رہی تھی مسلسل۔ گھر میں سبھی موجود تھے سوائے سالار کے۔ کبیر، مرتضیٰ، شہاب، سکندر، وجاہت، زین، سب مرد حضرات بھی آفس سے گھر لوٹ آئے تھے۔ زین کا آج آخری پیپر ہوا تھا۔ وہ تو سالار کا منتظر تھا کہ وہ آتا تو وہ دونوں مرتضیٰ کو مناتے، کیونکہ زین نے ٹریننگ کے لیے لاہور جانا تھا 6 ماہ کے لیے، اور مرتضیٰ کہاں اسے جانے کی اجازت دیتے، اوپر سے اس کی فیلڈ ایسی۔ عارض اور آیت کے ساتھ سبھی لاؤنج میں موجود تھے۔ عارض زمل کو غور سے دیکھ رہا تھا، جبکہ زمل اس کے اس طرح دیکھنے پر گھبرا رہی تھی۔ نین اپنی پریشانی میں گمسم تھی۔ آج اس نے احمد سے ملنے جانا تھا، مگر نہ اسے وقت ملا اور نہ ہی موقع۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آگے احمد کیا کرے گا۔ ضرور وہ اس کے بریسلٹ کا ناجائز استعمال کرے گا، اور پھر وہ سب کچھ کیسے ہینڈل کرے گی۔ نین نے چائے کا انتظام کیا اور سب کو چائے اور سنیک سرو کیے۔ کبیر نے اس کی جانب دیکھا، جس کے چہرے پر مسکراہٹ کا شائبہ بھی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اپنا کپ اٹھا کر ایک طرف ہو گیا۔ ایسے کئی سوال تھے اس کے دل میں جو نین کو مشکل میں ڈال سکتے تھے۔ دوسری طرف پریشے اور عمل عارض کو غصے سے گھور رہی تھی۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، سالار بھیا جب بھی جاتے ہیں ہمارے لیے کچھ نہ کچھ لازمی لاتے ہیں، اور آپ خالی ہاتھ آ گئے۔ ویسے کوئی مروت نام کی چیز نہیں ہے آپ میں۔ پریشے اس پر برس پڑی۔ دیکھو گڑیا، میں تمہارا غریب سا بھائی، وہ نوابزادے تو امیر ہیں۔ عارض نے مجبوری بتائی۔ بس کریں، پریشے جھلائی تھی۔ بس آپ کو اپنی بہنیں یاد نہیں رہتی۔ عمل خفا ہوئی۔ لڑکیوں، ان کا چھوٹا سا معصوم بھائی بھی تھا جسے بھول گئے۔ ہاں ہاں، صحیح جا رہے ہیں آپ۔ یہی سالار بھیا ہوتے تو خوب ریکارڈ لگتا آپ کا۔ کچھ دل کو تسلی تو ہوتی کہ کوئی ہے آپ کو دھونے والا۔ زین گیم کھیلتے ہوئے مصروف انداز میں بولا۔ آیت نے مسکرا کر ان سب کو دیکھا۔ میں تو سب کے لیے گفٹس لائی ہوں۔ وہ بولی تو سب نے اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھی تو کچھ تسلی ہوئی۔ بالآخر اس کی زندگی میں بھی سکون آ گیا تھا۔ کیا واقعی؟ وہ تینوں چیخے تو آیت نے سر ہلایا۔ اوہ آیت، آئی لو یو۔ پریشے نے زور سے اس کے گال پر پیار کیا تو آیت شرما ہی گئی، جبکہ عمل نے اس کے دوسرے گال پر پیار کیا۔ عارض مسکرا کر اس کو دیکھنے لگا، جبکہ زین سب سے پہلے ان کے بیگ کی طرف بھاگا۔ وہ تینوں بچوں کی طرح لڑنے لگے کہ پہلے میں کھولوں گا اور پہلے میں۔ عمل بھی جیسے سب بھول گئی تھی، یا شاید اسے یاد تھا اور وہ اس وقت بھول چکی تھی۔ عمل نے زین کے ہاتھ سے بیگ کھینچا تو سب انہیں مسکرا کر دیکھ رہے تھے۔ چوہیا، بیگ واپس کر، زین پہلے کی طرح بولا۔ میں چوہیا ہوں؟ عمل تل ملائی۔ اور یہ مگر مچھ؟ پریشے نے عمل کا ساتھ دیا تو دونوں ہنسنے لگی۔ بچو دیکھ لوں گا، چیونٹیوں کو بھی پر لگ گئے ہیں۔ زین کبیر کے گھورنے پر مسکین شکل بنا تھا پیچھے ہٹ گیا تو پریشے عمل نے بیگ کھولا اور سب کو سب کے تحائف خود ہی دینے لگی۔ بھابھی جی چپ ہیں، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ عارض نے نین کی طرف دیکھا جو ایک طرف بالکل خاموش کھڑی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے؟ وہ مسکرا کر شانے اچکا گئی۔ پھر خاموش کیوں ہے؟ عارض نے پوچھا تو وہ سر جھکا گئی۔ بس طبیعت کچھ نڈھال سی معلوم ہو رہی ہے، شاید ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں۔ وہ مسکرا دی۔ جاؤ بیٹا، کمرے میں چلی جاؤ، مدیحہ نے اس کو پیار سے کہا تو وہ بنا تردد کے کمرے میں چلی گئی۔ کبیر نے اس کو جاتے دیکھا مگر اٹھا نہیں، نہ اسے اچھا لگا کہ وہ اپنی بیوی کے پیچھے ایسے جائے۔ بابا سالار سے بات ہوئی آپ کی؟ مجھے لگتا ہے وہ آج نہیں آئے گا۔ کبیر کو یاد آیا تو مرتضیٰ سے بولا، فون کرو اسے، پتہ کرو کہاں ہے۔ مرتضیٰ نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا تو کبیر نے فون اٹھایا۔ بھیا آپ رہنے دیں، میں کرتا ہوں کال۔ آپ خود پھنس رہے ہیں؟ زین ہنسا تو عارض بھی ہنس دیا اور سیل اسپیکر پر ڈال کر اس نے سالار کو کال کی۔ زمل وہیں موجود تھی، وہ سب کو دیکھ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سی ہو جاتی تھیں اس کے ذکر پر۔ پھر وہ جب سامنے ہوتا تو اس کی بے رخی برت لیتی تھی وہ اس سے۔ وہ خود اپنے اندر سے افشین کا خوف نہیں مٹا پا رہی تھی دراصل، اور پھر سب کا خوف بھی تھا کہ سب اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ جس نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ شادی زبردستی کی ہے، اور اس نے ایک بار بھی اس بات کی تصحیح نہیں کی کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، اور وہ کیسے اس کے رونے سے بے چین ہو جاتا تھا۔ زمل اس کی آواز پر خیالوں سے باہر نکلی۔ اوہ دلہا میاں واپس لوٹ آئے ہیں عیاشی کر کے، سالار نے کہا تو سب کا کہا ابھرا۔ بڑا چالاک آدمی ہے، اسپیکر پر موبائل ڈالا ہوا ہے تاکہ مرتضیٰ صاحب سے ڈر کر میں کچھ نہ بولوں۔ وہ بولا تو مرتضیٰ نے نفی میں سر ہلایا۔ سن رہا ہوں میں سب، وہ ذرا کڑک لہجے میں بولے۔ پتہ تھا میری کھینچائی کے لیے تیار رہتے ہیں آپ سب، ذرا مجھ معصوم کی جان بھی چھوڑ دیں۔ خیر تم سناؤ مس نے؟ سالار نے عارض کو پکڑا۔ خیر سے آ گیا ہوں اور آپ کو مس کر رہا ہوں۔
आरिस ने हकीकत बताई। रियली? तो टीवी ऑन कर, वो बोला तो सब जरा चौंके। ओ भैया आप लाइव हैं? जैन एकदम चीखा तो सालार हंस दिया। हाँ कुछ देर में लाइव आऊंगा, इंटरव्यू है, सालार ने कहा। जैन ने जल्दी से एलईडी ऑन की जबकि सालार ने फोन बंद कर दिया। सब एलसीडी की तरफ मुतवज्जो हो गए। जिमल की सालार को टीवी स्क्रीन पर देखकर अजीब हालत हुई। तालियों की गूंज में वो चलता हुआ सोफे पर आ बैठा जबकि एक लड़की उसका इंटरव्यू ले रही थी। वो जीन्स शर्ट में, हाथ पर सफ़ेद पट्टी बांधे, बालों का हेयर स्टाइल बनाए, मजबूत कदो कामत और वजाहत के साथ बेहद हसीन लग रहा था जबकि कसरती जिस्म शर्ट में से वाजे हो रहा था। सब घर वाले दिलचस्पी से उसे स्क्रीन पर देख रहे थे। कैसे हैं आप सालार मुर्तज़ा? लड़की ने शो शुरू किया। फाइन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक आरिस, सी यू सून ब्रो। वो कैमरे की तरफ देखकर बोला तो आरिस समेत सब हंसने लगे। सबकी आंखों में उसके लिए बेपनाह चाहत थी जबकि जिमल के जिस्म में सनसनाहट दौड़ गई। वो कितना मशहूर और मोहब्बतों में घिरा शख्स था जबकि वो खुद एक खाली नफरतों की मार खाती लड़की। बस वो लड़की हंसी थी। ये आरिस कौन है? उस लड़की ने पूछा। भाई है मेरा छोटा, सालार ने बताया। ओह सो नाइस। तो सालार मुर्तज़ा आपने बहुत जल्द इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया। आपको क्या लगता है कितने इंटरव्यूज दे चुके हैं अब तक? वो लड़की पुरमज़ाहिया लहजे में बोली जबकि सालार हंस दिया। मैंने गिना नहीं, उसने मुख्तसर जवाब दिया। तो नाजरीन ये बात वजाहत देती है कि हमारे आपके सबके प्यारे सालार मुर्तज़ा कितने मशहूर व मारूफ मॉडल हैं। क्या सच में सर आपको हॉलीवुड से ऑफ़र हुई है? वो लड़की सवाल कर रही थी। यस, वो मध्यम मुस्कुराहट से बोला। तो क्या पाकिस्तान छोड़ जाएंगे? डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट। अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो ज़रूर जाऊंगा, सालार ने शाने उचकाए। मगर आपने एक मूवी दी जिससे आपका रोमांस काफ़ी मशहूर हुआ। वो लड़की खिलखिलाई तो सालार भी हंस दिया जबकि उसको देखते हुए घर वालों ने एक दूसरे को देखा। यंग पार्टी तो मुस्कुराहट रोकने में लगी जबकि मुर्तज़ा की अब कमेंट्री शुरू हो चुकी थी। बेहुदा आदमी, बिल्कुल शर्म लिहाज नहीं, कैसे फजूल बात पर मुस्कुरा रहा है। मुर्तज़ा भड़के। आई थिंक आई एम रोमांटिक एंड डेंजरस, मैसेज फॉर समवन। उसने कैमरे की तरफ देखकर आंख मारी। जिमल तो खड़े खड़े कांप गई जबकि सबने चोर नज़रों से उसी को देखा था। आरिज और आयत जानते नहीं थे, तभी वो समझ नहीं सके। ओह रियली? तो आपकी ज़िंदगी में कोई संबंध है? वो लड़की काफ़ी मायूस हुई। मे बी एंड मे बी नोट, उसने डिप्लोमेटिक जवाब दिया मगर कॉन्फिडेंट था। आपके हाथ पर क्या हुआ? वो लड़की उसका हाथ देखने लगी। अपनी पसंद से जला लिया, उसने फिर घुमाकर जवाब दिया। वो लड़की हंसी। मैंने सुना था कि आप किसी को भी सीधा जवाब नहीं देते किसी की बात का, और जब आपने पहले दुरुस्त जवाब दिए तो मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मगर अब समझ गई हूँ। सालार हंस दिया और बालों में हाथ फेरा। आपने कभी किसी के साथ डेट की है? वो लड़की शरारती लहजे में बोली। मेरे बाबा भी देख रहे हैं ये शो लड़की, मुझे घर भी जाना है, ऐसे सवाल मत करो। वो हंसा जबकि लड़की फिर से खिलखिलाई। आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं। वो लड़की गहरी नज़रों से उसे देखने लगी तो सालार ने नज़रें उठाई। और आप खूबसूरत हैं, वो बोला तो कबीर ने सर थाम लिया जबकि मुर्तज़ा की चप्पल जैन की गुद्दी पर लगी। बंद करो ये खुराफात, आने दो, इसका मुंह तोड़कर घर बिठाता हूँ। समझता क्या है ये बेहुदा इंसान खुद को। वो भड़कते हुए उठकर चले गए जबकि सबने जैन की रोने वाली शक्ल देखी और लाउंज में कह कहे बुलंद हुए, ओ मेरा छोटा भाई। कबीर ने उसको प्यार किया जबकि अब कबीर ने एलसीडी ऑन की थी। जिमल के चेहरे पर उसके इस तरह कहने से कई गहरे साए लहरा से गए। अब वो लड़की उससे प्रोफेशनल सवाल कर रही थी जिसके वो जवाब दे रहा था। उन सब ने उसका पूरा शो देखा। आपकी मैगजीन का फ्रंट पेज खूबसूरत है, वो लड़की दिखाने लगी। कैमरे में वो वही पिक थी जो उसने माहम के साथ ली थी। सालार चुप हो गया, कुछ बोला नहीं जबकि जिमल को ना जाने क्यों लगा कि अब वो मज़ीद वहाँ नहीं देख सकती थी। वो नहीं जानती थी उसकी आंखें क्यों भीग गई थी। वो वहाँ से हट गई। आज उसकी आंखें खौफ से नहीं भरी थीं, उसे लगा उसका दिल उदास हो गया। वो कमरे में चली गई आयत के और दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो आता है या नहीं वो नहीं जानती थी मगर ना चाहते हुए भी वो उससे खफा हो गई। नैन आंखों पर हाथ रखे आंसू बहा रही थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि वो क्या करे। कबीर अंदर आया तो वो सोती बन गई। नैन, उसने उसको पुकारा मगर वो नहीं हिली। कबीर कुछ लम्हे उसे देखता रहा और फिर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। वो बाहर आया तो वो अब भी वैसे थी। उसे यकीन था वो नहीं सो रही। इससे पहले कि वो बेड पर जाता नैन का सेल फोन बजने लगा। दूसरी तरफ नैन का दिल हलक में आ गया। किसका फ़ोन था? हो सकता है अहमद का हो। वो होले होले कांपने लगी। चेहरे पर से हाथ भी नहीं हटा सकती थी। कैसे हटाती? अभी तो वो सोती बन रही थी।
کبیر نے کال پک کر لی۔ ہلو، اس کی گمبھیر آواز پر دوسری طرف احمد کی سٹی گم ہوئی۔ وہ کچھ نہیں بولا۔ کبیر کے ماتھے پر کئی بل ڈل گئے۔ اس نے کال بند کی اور بنا کچھ کہے وہ نمبر بلیک لسٹ پر ڈال دیا اور سیل فون پھینک کر وہ دوسری طرف لیٹ گیا۔ کمرے میں لیمپ جل رہا تھا۔ نین نے اس کی طرف دیکھا۔ کبیر جاگ رہا تھا اور دیوار کو گھور رہا تھا۔ نین نے اس کا ہاتھ سیدھا کیا جو اس کے سر کے نیچے تھا اور اس پر سر رکھ لیا۔ کبیر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ نین کی مدھم سسکیوں پر وہ جھنجھلا گیا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہوتا تو تم اپنے مسئلے شیئر کرتی نا۔ یہ یقین کو بھی آخر دفع کرو۔ تمہیں مجھ سے محبت ہی نہیں، یہ بات آج مجھے سمجھ آ گئی۔ کبیر نے اس کا سر اپنے ہاتھ سے ہٹایا۔ ایسا نہیں ہے۔ نین اٹھ کر بیٹھی تو کبیر نے سائڈ ٹیبل سے بریسلٹ نکالا اور نین کی طرف اچھال دیا۔ نین دنگ رہ گئی۔ شوق کی کیفیت میں اس کو دیکھنے لگی جیسے اس کا دل بند ہو گیا تھا۔